Hello students, in this video we are going to discuss test 26 of plus 1 CBSE of RN classes. Now the syllabi of this test is Introduction to Three-Dimensional Geometry, Permutations and Combinations, and 50% part of conic section, that is circles and parabola. So this test contains two papers. Paper 1 is objective in nature, which contains 20 questions, out of which first 10 are single answer type MCQs. And the next 10 questions are write the answer type in nature. Whereas paper 2 is completely subjective in nature. So we are starting with the discussion of paper 1. The very first question is, the image of the point this in xy plane will lie in which octant? तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये पॉइंट जो है ये किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है. तो आई विल कंसीडर three mutually perpendicular axes, that is x axis, y axis and z axis, and of course this is negative x axis, negative y axis and negative z axis. Now, in order to locate this point, x coordinate of this point is -2. Minus x axis, negative x axis की direction में 2 units, 1 and 2. Then y coordinate of this point is positive. So positive y axis की तरफ 3 units, 1, 2 and 3. Then z coordinate of the point is 5. Means positive z axis के along 5 units upward, 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये जो पॉइंट आया P, that is -2, 3, 5, this point is lying in the second octant. First front वाला उसके बैक में. तो सेकंड ऑक्टेंट में अगर ये पॉइंट है तो इसकी इमेज कहाँ होगी? हमें इमेज ढूंढनी है XY प्लेन में. XY प्लेन है ये फ्लोर वाला प्लेन, XY प्लेन. तो इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन डेफिनेटली लाइज बिलो द XY प्लेन. तो सेकंड ऑक्टेंट के नीचे जो ऑक्टेंट होगा दैट इज सिक्स्थ ऑक्टेंट. सो आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, कहता है द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल हुज इक्वेशन इज गिवन इज. सर्कल की इक्वेशन से हमें सेंटर एंड रेडियस पूछ लिया. वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. अगर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो वी कैन इजीली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे h, k एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी r. तो वी नीड टू राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. और क्लियरली नजर आ रहा है, अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, आई नीड टू कंप्लीट द स्क्वायर्स. तो x स्क्वायर वाली टर्म है और साथ में x वाली टर्म है, क्लब कर लिया. y स्क्वायर वाली टर्म भी है और साथ में y वाली टर्म भी है, इनको क्लब करा एंड कांस्टेंट की कर दी साइड चेंज. नाउ यू कैन कंप्लीट द स्क्वायर्स. तो जैसे ही स्क्वायर कंप्लीट करोगे यू विल गेट x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड ऑफ कोर्स साथ में आ जाएगा -16. यहां से स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो यू विल गेट y प्लस 5 का होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा -25 इक्वल्स टू 8. एंड जैसे ही इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, एंड जैसे इन क्वांटिटीज की साइड चेंज करेंगे तो ये फाइनली बन जाएगा 49. बट वी नीड टू राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म. यहां भी नेगेटिव साइन चाहिए मेरे को. तो आई विल राइट x माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर. अब आप जैसे ही इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -4, -5 एंड रेडियस टर्न्स आउट टू बी 7 एंड व्हिच मैचेस विद ऑप्शन ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, कहता देयर आर 7 कॉलेजेस इन अ सिटी. द नंबर ऑफ वेज अ मैन कैन सेंड 4 of his children to a college such that no 2 of his children study in the same college is. तो कहता है there are 7 colleges in a city.
So let us name these as, say, college C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. We have to find the number of ways in which a person can send 4 of his children to a college under the given condition, and we can find the answer using fundamental principle of counting. कैसे? अब सपोज अगर मैं इमेजिन कर लूं यहाँ 4 स्टूडेंट्स हैं, तो पहला स्टूडेंट कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ द कॉलेज, तो उसके पास कितनी चॉइसेस हैं? ही कैन ईदर चूज कॉलेज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. So he is having 7 choices. So student 1 can go to a college in 7 different ways. किसी भी एक को ऑप्ट करा और फिर मान लेते हैं C4 को ऑप्ट कर लिया, तो स्टूडेंट 1 चला गया C4 कॉलेज में. अब स्टूडेंट C2 कैन इधर गो टू C1 कॉलेज, C2, C3, C4 में नहीं जा सकता. ध्यान से कंडीशन है नो 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन स्टडी इन द सेम कॉलेज. C4 को छोड़ दो तो बची उसके पास 6 चॉइसेस. तो स्टूडेंट 2 कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ द रिमेनिंग कॉलेजेस इन 6 डिफरेंट वेज. सिमिलरली अब मान लेते हैं से स्टूडेंट 2 जो है वो C1 में चला गया, तो स्टूडेंट 3 के पास अब बताओ कितनी चॉइसेस बची? ही कैन ईदर चूज कॉलेज C2, C3, C5, C6, C7. So he is left with 5 choices. And similarly जो स्टूडेंट 4 होगा उसके पास बचेंगी 4 चॉइसेस. और क्योंकि चारों स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में भेजना है, तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल वी विल गेट द फाइनल आंसर एंड दैट इज 840, which is option D. Now passing on to the next question, that is the equation of the parabola with vertex at origin and directrix x equal to 3/2 is. पहली बात, vertex is at origin and directrix की इक्वेशन भी हमें दी हुई है. इन दोनों क्वांटिटीज से पता चला पैराबोला जो होगा वो स्टैंडर्ड पैराबोला ही होगा. Vertex is at origin and directrix is x equals to 3/2. So this is x equal to 1, x equals to 2, so x equal to 3/2. तो इस पॉइंट से पास करते हुए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये बन गई जी डायरेक्ट्रिक्स, x equals to 3/2. तो अगर डायरेक्ट्रिक्स है ये लाइन, वर्टेक्स है ओरिजिन पे, तो पैराबोला विल बी डेफिनेटली ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स. तो ये पैराबोला होगा. And equation of the standard parabola is of the form y square equals to minus 4ax. Now in order to write the equation we need the value of a. a की वैल्यू फाइंड करने के लिए we know focus and vertex के बीच में जो डिस्टेंस होता है that is a units. तो इसके कोऑर्डिनेट्स है -a,0. Now a की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करें? Now listen, we know vertex is the midpoint of focus and axis and directrix का point of intersection. इन दोनों का midpoint है vertex. So if this distance is a units, तो ये distance भी a units है. और in fact ये distance मेरे को पता है because this point is 3/2, 0. So it means a की वैल्यू आ गई 3/2. जैसे ही a की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनली इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी y square equals to -6x and which matches with option B. Now fifth question is, कहता vertex A, vertex B and vertex C, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. अब कहता ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, या आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. तो तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. से ए के कोऑर्डिनेट 0, 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, 3, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3, 1. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है वो हम इजीली चेक कर सकते हैं अगर मेरे पास तीनों साइड लेंथ आ जाए. तो AB लेंथ विल बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस विल बी इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस y2 - y1, -1 इज -2 का स्क्वायर 4 प्लस z2 - z1 दैट इज 1 इसका स्क्वायर 1.
सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया 3 यूनिट्स. नाउ सिमिलरली BC लेंथ विल बी इक्वल टू यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन x2 minus x1 minus 1 का स्क्वायर 1 प्लस y2 minus y1 that turns out to be minus 2 का स्क्वायर 4 प्लस z2 minus z1 minus 2 उसका स्क्वायर 4. Again this turns out to be 3 units. Now AC side length will be again using distance formula x2 minus x1 is 1 इसका स्क्वायर 1 प्लस y2 minus y1 करेंगे we will get minus 4 का स्क्वायर is 16 and plus z2 minus z1 is 1 sorry minus 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा and after simplification we will get root 18 which can be written as 3 root 2 units. अब क्लियरली नजर आ रहा है इन तीनों में से दो साइड लेंथ बराबर हैं, इसका मतलब ये डेफिनेटली आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगी. इसके साथ साथ क्योंकि ऑप्शंस में राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी थी, तो अगर आप ध्यान दो AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर. तो ये पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है. इट मींस ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड भी होगी. तो फाइनली आंसर इज ऑप्शन D. Now question number 6 is कहता है there are 16 points in a plane, no 3 of which are in a straight line, with the exception of 6 which are collinear. कहता है the number of straight lines which can be drawn by joining them is. तो प्लेन में टोटल 16 पॉइंट्स हैं जिनमें से कहता कोई भी सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, with the exception of 6 which are collinear. उन 16 में से वो एक्सेप्शनल 6 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं. तो वो एक्सेप्शनल 6 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 से ये 6 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं. अब इन 6 को छोड़ के जो बचे हुए 10 पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी कोलिनियर नहीं है. तो रिमेनिंग 10 पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब जो बचे हुए 10 थे उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं थे. अब कहता क्वेश्चन में था कहता द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग देम इज. तो वन ऑफ द वेज कि मैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाता जाऊं और इन द एंड काउंट कर लूं, बट ऐसे मेथड में रहेगा रिस्क. हो सकता है कोई एक आधा केस मिस हो जाए. तो हाउ टू फाइंड द बेटर वे. तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके. ये बन गई जी एक स्ट्रेट लाइन. अब अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन बनानी है विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इन दोनों को ज्वाइन करा ये स्ट्रेट लाइन बन गई. एंड इनफैक्ट अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही है? विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स. अगर मैं इनमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं और उनको ज्वाइन करते हुए एक ही स्ट्रेट लाइन बनती है. तो इट मींस every combination of 2 points will give rise to 1 line. तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जितने वेज में मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा उतनी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी. तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 16. तो 16 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं कितने वेज में? 2 वेज में. बट ध्यान से गड़बड़ हो जाएगी. क्यों भाई? अगर मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करे तो ये लाइन बन गई. अब अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट कर लूं फिर से यही सेम लाइन बनेगी. अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट सेलेक्ट करूं फिर से सेम लाइन बनेगी. इसका मतलब यही एक लाइन हमने बहुत बार ऐड कर ली इसी में. तो रेपिटेशन तो गड़बड़, आंसर गलत आएगा. तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 पॉइंट्स हैं इनमें से अगर मैं कोई भी 2 सेलेक्ट करूंगा आई विल गेट द सेम लाइन. तो ये रिपीटेड केस में माइनस कर देता हूं. कितने केसेस हैं? जितने डिफरेंट वेज में इन 6 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे 62. बट अगर आप ध्यान दो अभी भी आंसर गलत आएगा. क्यों? जब हमने 62 वाले केसेस माइनस करे तो हमने वो सारे केसेस माइनस कर दिए जिसमें ये लाइन बन सकती है. बट एक्चुअल में ये जो सारे केसेस होंगे उनमें एक ये वाली लाइन तो काउंट करेंगे ना. तो इसीलिए साथ में आएगा +1. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर. नाउ पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7.
कहता 22C9 plus 22C12 plus 23C14 is equal to which of the following option? One of the ways using definition I can write NCR equals to n factorial by r factorial into n minus r factorial और फिर तीनों टर्म्स को ऐड करके चेक करें कौन सी ऑप्शन के बराबर आता है. बट बेटर वे क्या हो सकता है? वी नो द प्रॉपर्टीज that is NCR plus NCR plus 1 will be equals to n plus 1 CR plus 1. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए ऑब्जर्वेशन, ऊपर वाले दोनों नंबर्स होने चाहिए सेम, नीचे वाले नंबर्स होने चाहिए कंसेक्यूटिव. लेट्स सी, अगर आप ध्यान दो इस पूरे एक्सप्रेशन में फर्स्ट टू टर्म्स में ऊपर नंबर सेम है बट नीचे कंसेक्यूटिव नहीं है, तो एज इट इज ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल तो नहीं है. What else can be done? We know another property that NCR can also be written as NCN minus R. Let's see, क्या इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है? 22C9 can also be written as 22 minus 9 और वो बन जाएगा 13. तो we can write 22C9 as 22C13 एंड नेक्स्ट टर्म है 22C12 और थर्ड टर्म है 23C14. और जैसे ही हमने सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करा तो बेनिफिट मिल गया, ऊपर दोनों नंबर्स हैं सेम और नीचे बन गए कंसेक्यूटिव. तो आंसर कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड करा 23C और नीचे दोनों में से जो बड़ा है वो यहाँ पे आया, दोनों में से बड़ा है 13, तो 23C13 प्लस now we have to add the last term also और इन दोनों में भी सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ऊपर नंबर सेम नीचे कंसेक्यूटिव, तो फाइनली इन दोनों का सम बन गया 24C14 and which matches with option B. Now passing on to question number 8, कहता the equation of the circle which touches y-axis at a distance of 4 units below origin and cuts off an intercept of length 6 units on x-axis is. We need to write the equation of the circle. और सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए we need two things, सेंटर के कोऑर्डिनेट एंड रेडियस. तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें जो कंडीशंस गिवन है, लेट्स सी, वन ऑफ दैट इज सर्कल विच टचेस y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन. तो बिलो ओरिजिन 4 यूनिट्स 1 2 3 एंड से दिस इज 4. तो दिस पॉइंट इज 0, -4. अब आगे बढ़ते हैं, कहता एंड सर्कल कैसा होना चाहिए? कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस. जो एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट्स लेंथ का इंटरसेप्ट कट करे. बट अगर आप ध्यान दो सेंटर के बारे में कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ. अब सेंटर सर्कल का इधर भी लाई कर सकता है, सेंटर सर्कल का वाई एक्सिस के इधर भी लाई कर सकता है. लेट्स सी, इस पॉइंट पे y एक्सिस को टच करेगा तो सर्कल जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस एंड विच इज कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स ऑन द x एक्सिस. तो ये जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करा, दिस इज ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स. एंड इनफैक्ट अब सर्कल ऐसा भी बन सकता था, टचिंग y एक्सिस एट 0, -4 एंड ऑल्सो कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स ऑन द x एक्सिस. तो सर्कल कैन ऑल्सो बी ऑफ दिस फॉर्म. ये जो इंटरसेप्ट कट करा ऑन द x एक्सिस, दिस इज ऑफ 6 यूनिट्स लेंथ. तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए वी नीड सेंटर. अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे ढूंढे? सबसे पहले तो मेरे को सेंटर लोकेट करना पड़ेगा. अरे अगर आप ध्यान दो, ये जो है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो सर्कल की कॉर्ड और सेंटर में रिलेशन, हाँ, जो कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर होगा वो डेफिनेटली सर्कल के सेंटर से पास करेगा. तो इसका राइट बाइसेक्टर मिड पॉइंट कंसीडर करा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो सेंटर डेफिनेटली इसी लाइन पे कहीं पे होगा. कहां है? यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, हमें नहीं पता अभी भी. तो सेंटर को और कैसे लोकेट कर सकता हूं, फिक्स कैसे करूं? अगर आप ध्यान दो,
सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इट मींस वाई एक्सिस इज टेंजेंट टू दी सर्कल एंड वी नो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर मैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी सेंटर से पास करेगी। इसका मतलब सेंटर इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, सेंटर इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, दोनों पे कैसे लाई कर सकते हैं एक ही पॉइंट? हाँ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। एंड सिमिलरली यहां भी अगर मैं कॉर्ड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूं और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो सेंटर होगा ये पॉइंट। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहां पे वर्किंग कर लेता हूं। यहां वर्किंग करने के लिए वी नीड सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, मींस ये वाला डिस्टेंस। और अगर आप ध्यान दो ये डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट द रेडियस, तो रेडियस को मैं मान लेता हूं r, और क्योंकि वाई एक्सिस के राइट साइड पे है एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। नाउ वी नीड वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज पॉइंट का डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट सेम एज दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस 4 यूनिट्स, और क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो है तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो कुल मिला के अगर मेरे को r मिल जाए तो क्वेश्चन ही खत्म। क्यों? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, रेडियस मिल जाएगा एंड वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब r ढूंढने के लिए मेरे को r में इक्वेशन सेटअप करनी है। हाउ टू सेटअप एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r? तो अगर आप ध्यान दो, दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर ये टोटल 6 यूनिट्स है तो ये हमने राइट बाइसेक्टर बनाया, तो ये लेंथ जो है दैट इज गोइंग टू बी 3 यूनिट्स, और इनफैक्ट ये लेंथ भी पता है मेरे को, दैट इज नथिंग बट 4 यूनिट्स, और ये दोनों आपस में है परपेंडिकुलर। इन दोनों का बेनिफिट कैसे? अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं इस पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये है रेडियस ऑफ द सर्कल r। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में r इन्वॉल्व हो गया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। From here r turns out to be 5 units, तो रेडियस आ गया 5, इनफैक्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए 5, -4। तो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -4 दैट इज y प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। और जैसे आप इन स्क्वायर्स को ओपन करोगे तो ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो इट मींस ये वाला रिक्वायर्ड सर्कल नहीं था। नाउ वी नीड टू वर्क ऑन दिस सर्कल। कंडीशंस आर एग्जैक्टली द सेम। ये 3 यूनिट लेंथ, ये 4 यूनिट लेंथ, तो ये जो रेडियस आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट टर्न्स आउट टू बी 5, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू द रेडियस 5 यूनिट्स, बट वाई एक्सिस के है लेफ्ट पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। नाउ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये है 4 यूनिट्स, और एक्स एक्सिस के बिलो है वाई विल बी नेगेटिव। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -5, -4, रेडियस है 5 यूनिट्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल टर्न्स आउट टू बी x minus -5 that is x plus 5 whole square plus y minus -4 that is y plus 4 whole square will be equals to r square। रेडियस है 5 यूनिट, तो इक्वल्स टू 25। अब जैसे ही आप ये स्क्वायर्स ओपन करोगे तो यू विल गेट टू नो आंसर मैचेस विद ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज कहता द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस 0,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3 इज। तो सबसे पहले तो चेक करा, we are given the coordinates of focus, they are 0,3, 0,1, 0,2 and 0,3। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -3। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू -3,0। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। और पैराबोला के लिए हमें एक्सिस भी पता होनी चाहिए। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज द फोकस। ये है एक्सिस, और एक्सिस नजर आ रहा है। ये लाइन
वाई एक्सिस भी नहीं है, एक्स एक्सिस भी नहीं है, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तो रिजेक्ट हो गई। तो आंसर जो होगा दैट इज ईदर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, वी विल यूज डेफिनेशन ऑफ द पैराबोला टू राइट इट्स इक्वेशन। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स्ड लाइन दैट इज x इक्वल टू -3 or we can say x plus 3 equals to 0 and focus is a fixed point. Now in order to write the equation of parabola we need all those points in this plane. से अगर मैं बात करूं ये है पॉइंट P in general से x, y satisfying the condition its distance from the fixed point and its distance from the fixed line say PM. So PF must be equals to PM. This is the definition of the parabola. So PF distance we can write using distance formula, that is square root of x2 minus x1 that is x square plus y2 minus y1 that is y minus 3 whole square and equals to इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, एंड पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से हमें लिखना आता है मॉड ऑफ लाइन की इक्वेशन में x की जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 इसका स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट हटाना है, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इस क्वांटिटी का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और जैसे ही ये स्क्वायर भी ओपन करा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। x स्क्वायर से x स्क्वायर हुआ कैंसिल आउट, 9 से 9 हुआ कैंसिल आउट, तो फाइनली y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 6x और ये 6y उधर गया तो बन गया प्लस 6y। So this is the equation of the parabola and finally अगर आप ध्यान दो तो आंसर मैचेस विद ऑप्शन डी। Now passing on to question number 10, कहता the equation of the circle which touches both the coordinate axes and passes through the point -8, -1 is। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि सर्कल होगा कैसा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करता वो बनेगा तो ध्यान से इस पॉइंट से पास नहीं कर सकता, क्यों? ये पॉइंट तो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इट मींस जो सर्कल होगा वो बनेगा कुछ ऐसा, टचिंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ द एक्सिस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो सर्कल बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, पासिंग थ्रू द पॉइंट -8, -1। मान लेते हैं ये है पॉइंट -8, -1। नाउ इन ऑर्डर टू राइट इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल वी नीड सेंटर एंड रेडियस। तो सबसे पहले मैं सेंटर पे वर्क करता हूं, सेंटर लोकेट कैसे करें। अगर आप ध्यान दो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट दिस पॉइंट मींस दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल, एंड हमें पता है अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं टेंजेंट के परपेंडिकुलर, दैट लाइन विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां से अगर मैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास करेगी, एंड सिमिलरली सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है एट दिस पॉइंट, तो वाई एक्सिस भी इस सर्कल पे बनी हुई है टेंजेंट। तो इट मींस यहां से भी अगर मैं परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो सेंटर इस लाइन पे भी लाई करेगा, सेंटर इस पे भी लाई कर रहा है, सेंटर इस पे भी लाई कर रहा है। अब एक पॉइंट दोनों लाइन पे कैसे लाई कर सकता है? मींस इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ वी नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर आप ध्यान दो ये पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, सेंटर से डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट द रेडियस। तो अगर मैं रेडियस r मान लूं तो ये भी क्या है, अगर आप ध्यान दो रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इन दोनों की हेल्प से मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इजीली लिख सकता हूं। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट का डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड दिस इज नथिंग बट द रेडियस, और क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट इज -r, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के बिलो है तो वाई कोऑर्डिनेट इज -r। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -r, -r, r की वैल्यू मिल जाए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन सेटअप करनी है इन टर्म्स ऑफ r। वो कैसे सेटअप करूं?
सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मिल गई कंडीशन। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो आ गया x2 माइनस x1 दैट इज -8 प्लस r का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस r दैट इज -1 प्लस r का होल स्क्वायर, एंड इसका रूट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द रेडियस। अब आप जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, you will get a quadratic in terms of r square minus 18r plus 65 equals to 0. And from here you will get two values of r, 13 और 5. अगर r की वैल्यू 13 हुई तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -13, -13 एंड रेडियस होगा 13 यूनिट्स। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर r 5 हुआ तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास -5, -5 and radius will be equal to 5 units. And you can write equation of the circle in both these situations. तो यहां से जो सर्कल की इक्वेशन आएगी वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगी। यहां से जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी that matches with option B. Now question number 11 is कहते write the value of n for which left hand side is equal to right hand side. Now in order to write the value of n, we need to simplify the given expressions. So by using definition, np4 can be written as n factorial by n minus 4 factorial, which is equal to 5 into 4p3 can be written as 4 factorial by 4 minus 3 factorial, that is 1 factorial. अब जैसे ही हम इन फैक्टोरियल वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से, यहां है n फैक्टोरियल, यहां है n minus 4 फैक्टोरियल, तो we can simplify n factorial as n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial by n minus 4 factorial, which is equal to 5 into 1 factorial is nothing but 1, 4 factorial can be written as 4 into 3 into 2 into 1. तो बेनिफिट n minus 4 factorial से n minus 4 factorial हुआ कैंसिल। तो वन ऑफ द वे इज कि मैं इन सारी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट बाई क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 4 वाली इक्वेशन। तो जिसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, बट अगर आप ऑब्जर्व करो वी कैन इजीली राइट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। कैसे? अगर आप ध्यान दो, वी आर लेफ्ट विद n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप ध्यान दो तो n क्योंकि है एक नेचुरल नंबर और ऊपर से ये है प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो इनफैक्ट राइट हैंड साइड पे भी अगर आप ध्यान दो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करूंगा तो यही बन जाएगा। तो अगेन राइट हैंड साइड पे भी है प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं कंपेयर करूं, यहां भी डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है और यहां भी डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, तो अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमें सीधी मिल रही है 5, तो फाइनली द आंसर इज 5। 12th क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज if the line joining the points this and this is divided by the yz plane in the ratio k/1, then write the value of 12k. So we are given that the 2 points having coordinates 3, 5, 6 and another point having coordinates -4, 6, -8 is divided by the yz plane. So line segment joining these 2 points is divided by the yz plane in the ratio k/1. This is yz plane and say मैं मान लेता हूं this is point A and this is point B and this plane yz plane is dividing line segment AB in the ratio k/1. अगर k की वैल्यू मिल जाए we can easily write the value of 12k. Now the question is how to get the value of k. तो क्योंकि AB लाइन सेगमेंट को ये प्लेन k/1 में डिवाइड कर रहा है, इट मींस ये जो पॉइंट मार्क करा हुआ है P, दिस इज लाइंग ऑन द yz प्लेन एंड ऑल्सो लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट AB. तो अगर ये पॉइंट AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है तो आई कैन इजीली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज k into -4,
minus 4k plus 1 into 3 upon k plus 1. Similarly, the y coordinate of this point is k into 6k plus 1 into 5, that is 5 upon k plus 1. Similarly, the z coordinate is k into minus 8, that is minus 8k, and 1 into 6 upon k plus 1. ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। और मेरे को तो वैल्यू ऑफ k चाहिए। k की वैल्यू के लिए आई नीड टू सेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k। अब वो इक्वेशन कैसे सेट करूं? वी नो दिस P पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस yz प्लेन। हमें पता है any point on yz plane will have x coordinate equals to 0. So it means ये P point भी yz plane पे लाई कर रहा है, तो इसका x coordinate भी क्या हो जाएगा? 0. तो जैसे यहां से सिंप्लीफाई करेंगे we will get the value of k as 3/4. तो k की वैल्यू 3/4 जैसे यहां प्लेस करूंगा I will get the final answer as 9. Now question number 13 is, if the equation of the circle passes through the points 0, 0, 4, 0 and 4, 4 is given by x square plus y square plus gx plus fy plus c equal to 0, then write the value of this expression. And to write the value of this expression, we need the values of g, f and c. और हमें given है, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, also circle passes through these points, इट मीन्स ये पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो सबसे पहला नाइफ पॉइंट 0, 0, x को 0 रखा, y को 0 रखा, x 0, y 0, तो ये सारी टर्म्स हो जाएंगी 0, वी विल गेट c इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट, सर्कल इज आल्सो पासिंग थ्रू 4, 0, तो ये भी सर्कल पे लाई करता है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 4, तो वी विल गेट 16 प्लस y की जगह 0, x की जगह 4, तो वी विल गेट 4g, y की जगह 0 एंड c की वैल्यू ऑलरेडी है 0, तो दिस इक्वल्स टू 0। फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ g एज -4। g मिल गया, c मिल गया। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ f ओनली। सर्कल इज आल्सो पासिंग थ्रू 4, 4, तो ये भी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। x की जगह 4 पुट करा, y की जगह 4 पुट करा एंड x की जगह 4 पुट कर दिया, वी विल गेट 4g एंड g की वैल्यू ऑलरेडी है -4 प्लस f इंटू y की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू है 0। तो फ्रॉम हेयर प्लस 16 माइनस 16 ये हो गए कैंसिल आउट। तो फ्रॉम हेयर अगेन वी विल गेट 4f प्लस 16 इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू आ गई -4। तो f की वैल्यू मिल गई, g की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। जैसे हम यहां प्लेस करेंगे और फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। Now passing on to question number 14, कहते write the value of mod k for which this line is tangent to this circle। और सर्कल की इक्वेशन बहुत नाइस है, क्लियरली नजर आ रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें नजर आते हैं 0, 0 एंड इनफैक्ट रेडियस भी क्लियरली नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स एंड वी आर गिवन दैट द लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 2√2x प्लस k। Now we need to find the value of mod of k। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी नीड वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k। अब क्वेश्चन अराइजेस, हम वो इक्वेशन कैसे जनरेट करें? अगर आप ध्यान दो, टेंजेंट का यूज कैसे कर सकते हैं? तो अगर मैं सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करूं तो दिस लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। तो इसका बेनिफिट, अगर आप ध्यान दो, इस लाइन की इक्वेशन मेरे को पता है एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो बेसिकली ये क्या है, पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से एंड इनफैक्ट दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच इज 5 यूनिट्स। तो इस कंडीशन का मैं यूज कर सकता हूं, बट उसके लिए सबसे पहले सारी टर्म्स एक साइड पे ले आओ। लाइन की इक्वेशन बन जाएगी 2√2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकालने के लिए दिस इज मॉड ऑफ x की जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस k डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर वो बन जाएगा 8 प्लस y का कोएफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर करा तो 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस विच इज नथिंग बट 5। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ये 0 तो बचा मॉडुलस ऑफ k बाय रूट ऑफ 9 विच इज 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इक्वल्स टू 15 एंड फाइनली द आंसर इज 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज कहता अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स राइट इट्स नंबर ऑफ साइड्स। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n और हमें दिया क्या हुआ है कहता पॉलीगन के 44 डायगोनल्स हैं। तो मान लेता हूं से कुछ ऐसा पॉलीगन है और ओपन इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता। तो अगर इस पॉलीगन में n साइड्स हैं तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड फॉर दैट वी आर गिवन द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आर 44। अब अगर हम बात करें डायगोनल्स की तो डायगोनल बनता कैसे है। अगर मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं तो वी विल गेट वन डायगोनल। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं वी विल गेट अनदर डायगोनल। सिमिलरली अगर मैं इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं वी विल गेट अनदर डायगोनल। So it means every combination of two vertices will give rise to one diagonal। तो इसका मतलब तो ये हुआ जितने डिफरेंट वेज में मैं दो वर्टिसेस सेलेक्ट करूंगा आउट ऑफ n वर्टिसेस उतने ही डायगोनल्स बनेंगे। तो इट मींस n वर्टिसेस हैं तो n में से कोई दो वर्टिसेस सेलेक्ट करे तो क्या मैं इसको लिख दूं इक्वल्स टू 44 टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स? नहीं। क्यों? अगर मैं कोई भी दो वर्टिसेस सिलेक्ट करता हूं तो ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया और ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया तो इन दोनों से तो साइड बन गई, डायगोनल तो नहीं मिला। तो ध्यान से इसका मतलब ये हुआ every combination of two vertices will give rise to either a diagonal or a side। तो हमने क्या करा n में से दो वर्टिसेस सिलेक्ट कर लिए तो इसमें डायगोनल्स भी प्रेजेंट हैं इसमें साइड्स भी प्रेजेंट हैं बट हमें तो वर्क करना है सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल्स पे। तो माइनस कर देता हूं इसमें से साइड्स। कितनी साइड्स हैं? n साइड्स हमने कंसीडर करी हैं। तो अगर मैं इसमें से n माइनस कर दूं तो वी आर लेफ्ट विद ओनली द डायगोनल्स विच आर गिवन टू बी इक्वल टू 44। तो ये एक इक्वेशन सेटअप हो गई इन टर्म्स ऑफ n। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। nc2 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल्स टू 44। अब ऊपर है n फैक्टोरियल नीचे है n माइनस 2 फैक्टोरियल तो वी विल सिंप्लीफाई n फैक्टोरियल एंड वी विल राइट इट एज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल्स टू 44। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल हुआ कैंसिल आउट एंड जैसे ही हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 माइनस n। एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा माइनस 2n बाय 2 इक्वल्स टू 44 एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ n और ये बना 88 तो माइनस 88 इक्वल्स टू 0। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे क्लियरली नजर आ रहा है इसके फैक्टर्स बन रहे हैं माइनस 11n एंड प्लस 8n। तो फैक्टर्स बन गए n माइनस 11 इंटू n प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम हियर इधर वी विल गेट n इक्वल टू 11 और n इक्वल्स टू माइनस 8। बट नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहे हैं नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती तो फाइनली आंसर आया n इक्वल्स टू 11। पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 3,2 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -1 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन देन राइट द वैल्यू ऑफ c माइनस a प्लस b। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखने के लिए वी नीड द वैल्यूज ऑफ c, a एंड b एंड फॉर दैट वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन दिस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखने के लिए वी आर गिवन directrix of the parabola is x equals to -1 and the fixed point is focus whose coordinates are given 3,2 and clearly नजर आ रहा है ये जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं so it means this parabola is not going to be a standard parabola। so how to write the equation of this parabola?
we will use the definition that we will search for all those points in this plane. से मान लेता हूँ ये है आर्बिट्ररी पॉइंट जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है. कौन सी कंडीशन? इस P पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से एंड इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से must be same, means PF must be equals to PM. So PF distance we can easily find using distance formula, that is positive square root of x minus 3 whole square plus y minus 2 whole square and equals to PM, that is point का distance line से. और point का distance line से हमें लिखना आता है. For that first we will write equation of the line as x plus 1 equals to 0. Now इस P point का distance इस line से will be equals to mod of line की इक्वेशन में x की जगह पे point का x कोऑर्डिनेट प्लस 1 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. y वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0. एंड इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्लियरली नजर आ रहा है वी नीड टू स्क्वायर बोथ साइड्स. जैसे स्क्वायरिंग करेंगे वी विल गेट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 एंड न्यूमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर. जैसे ही स्क्वायर ओपन करेंगे वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. एंड क्लियरली नजर आ रहा है x स्क्वायर से x स्क्वायर हुआ कैंसिल आउट. अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन भी देख लेते हैं. ये जो गिवन थी उसकी सारी टर्म्स एक ही साइड पे हैं तो हम भी सारी टर्म्स एक साइड पे ले आते हैं. तो फाइनली वी विल गेट y स्क्वायर वाली टर्म एंड देन माइनस 6x और ये बन गया माइनस 8x एंड माइनस 4y एंड बची कांस्टेंट क्वांटिटी 9 प्लस 4 दैट इज 13 और ये 1 इधर आगे हुआ सब्ट्रैक्ट तो प्लस 12 इक्वल टू 0. अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो x का कोएफिशिएंट a और यहाँ x का कोएफिशिएंट है माइनस 8 तो a की वैल्यू आ गई माइनस 8, y का कोएफिशिएंट b, यहाँ y का कोएफिशिएंट माइनस 4 तो b की वैल्यू आ गई माइनस 4. c कांस्टेंट 12 तो c की वैल्यू आ गई 12. तो a b c की वैल्यूज मिल गई हैं तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं. c की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है माइनस 8 विद नेगेटिव साइन बन गया प्लस 8 एंड b की वैल्यू है माइनस 4. तो फाइनली वी विल गेट द आंसर एज 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज कहता है इफ द पॉइंट p डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस in the ratio 1:3 internally, then write the value of this expression. Again, given expression की value find करने के लिए we need alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma find करने के लिए we need the condition and the condition is P point divides the join of this and this in the given ratio. मान लेते हैं point A के coordinates हैं -2, 3, 5 and point B के coordinates हैं 1, -4, -6 एंड इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन सेगमेंट है उसको P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:3. तो मान लेते हैं P पॉइंट अल्फा बीटा इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो 1:3. तो क्योंकि रेशियो का इन्वॉल्व हो गया बीच में तो इसीलिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आई कैन राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. So coordinates of P will be 1 into 1 that is 1 plus 3 into -2 that is -6 divided by 1 plus 3 that is 4. Similarly Y coordinate is 1 into -4 plus 3 into 3 that is 9 upon 1 plus 3 that is 4. Similarly Z coordinate is 1 into this -6 plus 3 into 5 that is 15 by 1 plus 3 that is 4. एंड जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करा वी विल गेट -5/4. यहां से आया 5/4 एंड यहां से आ जाएगा हमारे पास 9/4. तो अगर आप ध्यान दो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी जो गिवन थे दे आर अल्फा बीटा गामा. जैसे ही कंपेयर करेंगे अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -5/4 एंड बीटा की वैल्यू है हमारे पास y कोऑर्डिनेट दैट इज 5/4 एंड गामा की जो वैल्यू है दैट इज ऑन कंपेयरिंग 9/4 एंड इनटू 20 जैसी करा क्लियरली नजर आ रहा है 5/4 पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट. तो ये 4 भी कटा 5 into 9 that is 45 which is the final answer. Now passing on to the question number 18.
कहता है if the vertex of the parabola whose focus is at 2,1 and equation of directrix is given is h, k. Vertex is h, k. Then write the value of h square plus k square. To find the value of h square plus k square, we need coordinates of the vertex of the parabola. And for that, we are given equation of the directrix, that is 2x plus y equals to 15. And suppose this is the fixed point focus whose coordinates are 2,1. वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले एक्सिस ऑफ द पैराबोला पता होनी चाहिए. एक्सिस होती है लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. ये आ गई जी एक्सिस ऑफ द पैराबोला. नाउ in order to find the vertex, we know vertex is the midpoint of focus and point of intersection of directrix and axis. This point. अगर मैं इस पॉइंट को नेम दे दूं A, तो वर्टेक्स जो होगा वो इन दोनों पॉइंट्स का होगा मिड पॉइंट. दैट इज द वर्टेक्स. अब ये पॉइंट फाइंड करने के लिए F के कोऑर्डिनेट्स पता है. अगर A के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, देन वी कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. और A जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस. और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं by solving the two equations simultaneously. For that we need equation of the axis, and we know axis is a line perpendicular to the directrix and passing through F. तो लाइन की इक्वेशन के लिए मेरे को चाहिए पॉइंट एंड स्लोप. पॉइंट तो मेरे को पता है, तो पॉइंट पता है, स्लोप मैं निकाल सकता हूं बिकॉज दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो लाइन की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन इंटू x माइनस x1. तो मिला के मेरे को चाहिए एक्सिस की स्लोप. अब एक्सिस की स्लोप अगर मैं मान लू m, तो m इंटू स्लोप ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -1 बिकॉज वी नो द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1. So from here we can easily find the value of m, that turns out to be 1/2. So slope आ गई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, we will get 2y minus 2 equals to x minus 2. 2 से minus 2 कैंसिल आउट हुआ, तो लाइन की इक्वेशन आ गई x equals to 2y. एक्सिस की इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है. सॉल्विंग द टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, जैसे ही x की वैल्यू 2y यहां प्लेस करेंगे तो we will get 4y plus y equals to 15, and from here we will get the value of y as 3. y की वैल्यू 3 आ गई, it means point of intersection का y कोऑर्डिनेट 3, और y की वैल्यू जैसे ही 3 यहां प्लेस करेंगे x आ गया 6. अब इन दोनों का जैसे ही मिड पॉइंट फाइंड करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स. x1 plus x2 by 2 that is 4, y1 plus y2 by 2 that is 2. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2. इट मींस अगर मैं कंपेयर करूं तो h की वैल्यू 4, k की वैल्यू 2, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर टर्न्स आउट टू बी 20. नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता राइट द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 13 यूनिट्स. डिस्टेंस की बात हुई तो वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला. Using distance formula, distance between these 2 points is x2 minus x1 that is -3 square plus y2 minus y1 का square plus z2 minus z1 करेंगे तो we will get 12 इसका square, and this is given to be equals to 13. In order to find all the possible values of k, इसको simplify करना पड़ेगा. जैसे squaring both sides करेंगे we will get -3 का square 9 plus ये स्क्वायर भी ओपन कर दिया k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k एंड प्लस 144 विल बी इक्वल्स टू इस क्वांटिटी का स्क्वायर दैट इज 169. अब जैसे ही मैं सारी टर्म्स क्लब करूंगा तो आई विल गेट k स्क्वायर माइनस 2k और 9 प्लस 1 बन गया 10, तो ये बन गया 154 प्लस 154 माइनस 169 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो फाइनली वी विल गेट k स्क्वायर माइनस 2k और यहां से बन गया मेरे पास -15 इक्वल्स टू 0. तो ये आ गई क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ k. जैसे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो वी विल गेट द फैक्टर्स एज k minus 5 into k plus 3 that is equal to 0.
So the possible values of k are either this factor is 0, तो यहां से आ गई k की वैल्यू 5, और सेकेंड फैक्टर इज 0, तो यहां से k की वैल्यू मिली -3, और हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, दैट इज 5 प्लस -3. आंसर टर्न्स आउट टू बी 2. Now the last question of paper 1 is that write the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola this to the ends of the latest rectum. And जो पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स है एट द ओरिजिन. क्यों? बिकॉज दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x² = -4ay. So it means this parabola is definitely opening downwards with vertex at origin. तो ये बन गया पैराबोला x² = -24y. तो इसका मतलब जैसे मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन x² = -4ay, तो 4a की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 24. तो यहां से a आ गया हमारे पास 6. a 6 मिला, इसका मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे को मिल गए 0, -6. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में पूछा है बेसिकली द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो बन रही है कैसे, बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स से ज्वाइन करती एंड टू द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला हुज एंड पॉइंट्स लाइंग ऑन द पैराबोला. ये आ गई थी लेटेस्ट रेक्टम. अब इसके एंड पॉइंट को अगर मैं वर्टेक्स से ज्वाइन करूं, ये जो ट्राइंगल बन गई इसका हमें फाइंड करना है एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया. और एरिया ऑफ द ट्राइंगल सबसे बेसिक रिजल्ट दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल गिव अस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो अब अगर आप ध्यान दो, अगर मैं बेस इस लाइन सेगमेंट को कंसीडर कर लूं, तो दिस इज नथिंग बट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है दैट इज 4a. तो हाफ इंटू बेस विच इज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a. 4a की वैल्यू हमें पता है 24 इंटू हाइट. अब हाइट कैसे फाइंड करें? अगर आप ध्यान दो, लेटेस्ट रेक्टम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. तो इनफैक्ट यही हाइट है इस ट्राइंगल की. इनफैक्ट ये हाइट हमें पता है दैट इज ओरिजिन से 6 यूनिट्स डाउन. तो हाइट है 6 यूनिट्स. तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 72. So with this, the discussion of paper 1 is over. Now we will start with the discussion of paper 2. Now the first question of paper 2 is, write the coordinates of focus, length of latest rectum and equation of directrix of the parabola whose equation is given. And we can easily write all these answers अगर हम equation of the parabola को standard form में convert कर ले. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्लियरली नजर आ रहा है y² वाली टर्म भी है और x वाली टर्म भी है. इट मींस वी कैन राइट दिस ईदर इन द फॉर्म ऑफ y² = 4ax और y² = -4ax. तो लेट्स सी. तो y² वाली टर्म रखी एक साइड पे और x वाली टर्म की हम साइड कर देते हैं चेंज. तो वी विल गेट 3y² = -4x. और y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 से कर दिया डिवाइड, तो वी विल गेट -4/3 टाइम्स x. तो ये इक्वेशन जो बन गई हमारे पास, नाउ दिस इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ऑफ द फॉर्म y² = -4ax. और अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 4a = 4/3 and from here we will get the value of a that is 1/3. Now for this parabola y² = -4ax, this is a standard parabola whose vertex is at origin and parabola opening towards the left side, that is towards the negative x-axis, means this is of the form this y² = -4ax. और इस पैराबोला के लिए जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -a, 0 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी हमारे पास 4a. और हमसे पूछा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस स्टैंडर्ड पैराबोला इज
x इक्वल्स टू a। और a की वैल्यू हमें पता है, तो वी कैन राइट ऑल दीज आंसर्स। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0, a की वैल्यू रखी 1/3, तो वी विल गेट -1/3, 0 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। 4a की वैल्यू पता है, दैट इज 4/3 यूनिट्स। तो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एंड फाइनली हमसे पूछा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो दैट इज x इक्वल्स टू a, और x इक्वल्स टू a की वैल्यू अगर मैं रख दूं 1/3, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज, कहते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट -3, -2। अब ध्यान से, वर्टेक्स ओरिजिन पे दे दिया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस, मींस स्टैंडर्ड पैराबोला होगा। बट कैसा होगा? ईदर ओपनिंग अपवर्ड्स और ओपनिंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज एक्सिस तो y एक्सिस ही रहेगी, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। बट ध्यान से, सेकेंड कंडीशन कहता पैराबोला इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, -2, और ये पॉइंट लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दिस इज द पॉइंट -3, -2। तो सिर्फ यही वाला पैराबोला होगा जो इस पॉइंट से पास करेगा, ये वाला पैराबोला इस पॉइंट से पास नहीं कर सकता, तो ये हो गई रिजेक्ट। तो इट मींस डेफिनेटली पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ सच अ पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म x² इक्वल्स टू -4ay। नाउ इन ऑर्डर टू राइट इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर a मिल जाए तो इक्वेशन भी आ जाएगी हमारे पास। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, द कंडीशन इज पैराबोला इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई करेगा, x की जगह हम पुट कर देते हैं पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, -3² इक्वल्स टू -4a इंटू y की जगह पे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दैट इज -2। फ्रॉम हियर वी विल गेट 9 इक्वल्स टू 8a। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/8। जैसे ही a की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे, वी विल गेट x² इक्वल्स टू -4 इंटू 9/8 into y, and after simplification we will get the equation of the parabola as -9/2y. So this is the final answer. Now question number 22 is, find the number of 4-digit even numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2, 4, 5, 6 and 9 if repetition of digits is not allowed. तो हमें काउंट करने हैं ऐसे टोटल 4-digit even numbers which can be formed using these digits under the condition that repetition is not allowed. तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटर रहता है सबसे पहले रफ में हम कुछ केसेस एनालाइज कर लें। सबसे पहले 4-digit इवन नंबर की बात करी हुई है, तो 4-digit इवन नंबर तभी बनेंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट हो। मींस यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इट मींस नंबर्स विल बी ऑफ द फॉर्म 2, 4, 5 से 0 बन गया इवन नंबर, यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आ गई 0। आगे बढ़ते हैं, और कैसे कैसे नंबर्स बनेंगे? 4, 1, 6, 0 ऐसा भी नंबर बन सकता है। इनफैक्ट 1, 2, 4, 6 ऐसा नंबर भी बन सकता है। अच्छा, और देखें क्या 2, 4, 4, 5 ऐसा नंबर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट नहीं है। तो हमें काउंट करने इस टाइप के नंबर्स। इनफैक्ट एक चीज का ध्यान रखना है, दैट कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो सकती। तो अब अगर आप ध्यान दो, इवन डिजिट्स बन कैसे रहे हैं? इवन डिजिट्स बोल रहा हूं, इवन नंबर्स, 4-digit इवन नंबर्स कैसे बन रहे हैं? जितने डिफरेंट वेज में हम इन 4 प्लेसेस को क्या करेंगे, फिल करेंगे, उतने ही डिफरेंट इवन नंबर्स बनेंगे। बट ध्यान रखना है, यूनिट प्लेस पे आएगा सिर्फ इवन डिजिट, दैट इज इधर 0, 2, 4, 6 यही अवेलेबल है हमारे पास। लेट्स सी नाउ दिस प्लेस। सबसे पहले क्योंकि इवन नंबर की बात करनी है तो मैं यूनिट प्लेस की बात कर लेता हूं। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? वी आर हैविंग चॉइसेस 0, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4 चॉइसेस हैं हमारे पास। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। अब सपोज मैंने यहां फिल कर दिया 2। अब इसके बाद चलते हैं,
अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ जाता हूं यहां पे 1000 प्लेस पे। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? अब ध्यान से, क्योंकि 2 हम फिल कर चुके हैं, 2 दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो वी कैन फिल इधर 1, 4, 5, 6, 9। कितनी चॉइसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5। वी आर हैविंग 5 चॉइसेस। ध्यान से, 0 यहां फिल नहीं हो सकता। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज से मैंने यहां फिल कर दिया 9। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही देखा यहां मैंने 9 फिल करा, तो 9 दोबारा इन प्लेसेस पे नहीं आ सकता, बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो बची कितनी चॉइसेस इस प्लेस को फिल करने के लिए? इधर आई कैन प्लेस 0, 1, 4, 5, 6। तो वी आर लेफ्ट विद 1, 2, 3, 4, 5। 5 चॉइसेस हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे 5 फिल कर दिया, तो 5 भी दोबारा नहीं आ सकता, ध्यान से। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 10th प्लेस। इस प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज हैं? इधर आई कैन फिल 0, 1, 4, 6। तो कितनी चॉइसेस? 1, 2, 3, 4। 4 चॉइसेस आर लेफ्ट टू फिल दिस प्लेस। सपोज मैंने यहां फिल कर दिया 1। अब 4 डिजिट नंबर के लिए, क्योंकि मेरे को ये चारों प्लेसेस फिल करनी है, दैट्स व्हाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल आई विल गेट द आंसर एज 25 into 400, और ये आ गया जी 400। बट अगर आप ध्यान दो, ये आंसर लिखोगे तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट इज, लेट्स सी। यूनिट प्लेस को अगर मैं फिल कर देता हूं, सपोज 0, 2, 4, 6, 4 चॉइसेस थी ना। अब अगर सपोज मैं यहां फिल कर देता 0, तो क्या होता? तो 1000th प्लेस को फिल करने के कितने डिफरेंट वेज होते? अब अगर 0 फिल कर चुका हूं, 0 दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, तो 0 को हम रिजेक्ट कर देते हैं। So this place can be filled in how many different ways? Either I can place 1, 2, 4, 5, 6, 9. कितनी choices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this place can be filled in 6 different ways. देखा, यही थी गड़बड़। क्यों? जब मैंने यहां 2 फिल करा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1000th प्लेस को फिल करने के 5 वेज है। पर जैसे ही मैंने यूनिट प्लेस पे 0 फिल करा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1000th प्लेस को फिल करने के वेज चेंज हो गए। तो इसीलिए गड़बड़ थी यहां पे। तो ध्यान से, जैसे ही हम यूनिट प्लेस को फिल कर रहे हैं, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1000th प्लेस को फिल करने के वेज चेंज हो रहे हैं। तो वी कांट राइट द आंसर इन वन गो। तो यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है, 0 के कारण झगड़ा पड़ा, तो हमें केसेस बना के ही काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो काउंटिंग अब कैसे करें? लेट्स सी। तो ये सारी दिक्कत यूनिट प्लेस पे 0 के कारण हुई, तो हम केसेस बना डालते हैं। केस 1, when 0 is at unit place, and then दूसरी पॉसिबिलिटी केस 2, when 0 is not at unit place। तो इन दोनों केसेस में हम काउंटिंग करेंगे और फिर फाइनली दोनों केसेस की काउंटिंग को ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो पहले केस की काउंटिंग करते हैं। टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स उतने ही बनेंगे जितने डिफरेंट वेज में हम इन चारों प्लेसेस को फिल करेंगे। तो यूनिट प्लेस पे, क्योंकि केस की हेडिंग क्या है, व्हेन 0 इज एट यूनिट प्लेस, तो ध्यान से 0 ही रखना है यूनिट प्लेस पे। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली वन वे। क्यों? 0 आएगा यूनिट प्लेस पे, केस ही यही है हमारे पास। नेक्स्ट, जैसे यूनिट प्लेस पे 0 रखा, तो 0 दोबारा किसी भी प्लेस पे नहीं आ सकता, तो 0 कर दिया रिजेक्ट। नाउ 1000th प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? इधर आई कैन प्लेस 1, आई कैन प्लेस 2, 4, 5, 6, 9। तो कितनी चॉइसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 में से मैं कोई भी एक डिजिट रख सकता हूं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज। नाउ सपोज मैंने फिल कर दिया 5। अब ध्यान से, 5 भी दोबारा इनमें से किसी भी प्लेस पे नहीं आ सकता, तो 5 वो कर दो रिजेक्ट। 0 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? इधर आई कैन प्लेस हियर 1, 2, 4, 6, 9। कितनी चॉइसेस? 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 में से कोई भी एक डिजिट यहां आ सकती है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। सपोज मैंने यहां फिल कर दिया 2। अब 2 भी दोबारा इस प्लेस पे नहीं आ सकता, ना 0 आ सकता है, ना 2 आ सकता है, ना 5 आ सकता है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन इधर 1, 4, 6, 9। कुछ भी फिल कर सकता हूं, तो 4 चॉइसेस बची। सपोज मैंने यहां फिल कर दिया 9।
तो ये बन गया हमारे पास 4 डिजिट इवन नंबर, क्योंकि चारों प्लेसेस फिल कर दी, मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज करा, वी विल गेट द आंसर एज 30 into 4 120। तो 124 डिजिट नंबर्स बनेंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे है 0। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और कितने 4 डिजिट इवन नंबर्स बन सकते हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 इस बार नहीं है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता तो 2 4 6 इन तीन में से किसी भी मैं डिजिट को रख सकता हूं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज। सपोज मैंने यहां रख दिया 4, अब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो 4 दोबारा नहीं आ सकता। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1000 प्लेस को फिल करने के वेज देखते हैं। यहां 0 नहीं आ सकता, अदरवाइज नंबर बन जाएगा 3 डिजिट का। तो 0 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, वी कैन फिल 1 2 5 6 9 इनमें से कोई भी एक डिजिट। तो कितनी चॉइसेस, 1 2 3 4 5। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। सपोज मैंने यहां फिल कर दिया 9। अब ध्यान से, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो 9 भी दोबारा इनमें से किसी प्लेस पे नहीं आ सकता। तो नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी चॉइसेस, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 5 6, 1 2 3 4 5 चॉइसेस आर देयर। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। सपोज मैंने यहां 0 फिल कर दिया। अब अगली प्लेस पे ना तो 0 आ सकता है, ना 9 आ सकता है, ना 4 आ सकता है। तो नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, इधर 1 2 5 6। तो बची 4 चॉइसेस। सपोज मैंने यहां फिल कर दिया 6, तो बन गए 4 डिजिट इवन नंबर्स जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। तो कितने बने ऐसे, सारी प्लेसेस फिल करनी है यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल। ये बन गया 25 into 4 100, 100 into 3 300। नाउ क्लियरली नजर आ रहा है इन दोनों में से जो केसेस बने हुए हैं दो बोर्ड पे, दोनों केसेस साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकते। क्यों? यहां नंबर्स हैं ऐसे जिनकी यूनिट प्लेस पे 4 है, सॉरी 0 है। यहां केसेस ऐसे हैं, नंबर्स ऐसे हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। तो दे कांट अकर साइमल्टेनियसली। दैट्स व्हाई एडिंग द टू नंबर्स वी विल गेट 4 digit even numbers. Now question number 23 is कहता find the locus of a point which moves such that its distance from this given point is 4 times its distance from yz plane. अब कंडीशन क्या है? कहता we are given a plane, say this is a plane, yz plane, and we are given a point whose coordinates are 2, 3, -1. और कहता हमें लोकस फाइंड करना है ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स अंडर दिस गिवन कंडीशन। लोकस का मतलब है हमें एक रिलेशन जनरेट करना है बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, एंड फॉर दैट वी विल कंसीडर एन आर्बिट्ररी पॉइंट। वो पॉइंट कहीं पे भी लाई कर सकता है। ध्यान से, तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जिसका हमें लोकस फाइंड करना है। आर्बिट्ररी पॉइंट है, वी विल एज्यूम इट्स कोऑर्डिनेट्स एज एक्स वाई एंड जेड। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड है तो हमें रिलेशन चाहिए एक्स वाई और जेड में, एंड द रिक्वायर्ड कंडीशन इज इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को नेम दे दूं से ए, तो पी का डिस्टेंस ए से, दैट इज पी ए डिस्टेंस, इज 4 times इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई जेड प्लेन। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द वाई जेड प्लेन, प्लेन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, अगर मैं इस पॉइंट को नेम दे दूं बी, इट मींस पी ए मस्ट बी इक्वल्स टू 4 times पी बी डिस्टेंस। तो ये कंडीशन जैसे ही हम अप्लाई करेंगे वी विल गेट द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब पी ए डिस्टेंस कैसे फाइंड करें? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पी ए डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स -2 होल स्क्वायर प्लस y -3 whole square plus z -1 whole square, and that is z plus 1 का whole square. This is equals to 4 times pb distance. और pb distance क्या है? बेसिकली ये है डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द yz plane, and directed distance of any point from yz plane is basically the x coordinate of the point. Now x coordinate can be positive or it can be negative. अभी हमने सिर्फ डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करी है, तो ध्यान से, बट क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर मॉड ऑफ एक्स।
तो ये आ गया जी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दी YZ प्लेन। एंड इस कंडीशन को अब हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्लियरली नजर आ रहा है, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे वी विल गेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ध्यान से मॉड x का स्क्वायर विल टर्न्स आउट टू बी x स्क्वायर। और जैसे ही हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z इक्वल्स टू 16x स्क्वायर। अब जैसे ही मैं ये सारी टर्म्स की साइड बदलूंगा तो ये x स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, वी विल गेट 15x स्क्वायर, और साथ में ये y स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा नेगेटिव माइनस y स्क्वायर, z स्क्वायर की साइड चेंज करी माइनस z स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 6y माइनस 2z एंड रिमेनिंग कांस्टेंट 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14, साइड चेंज करेंगे वी विल गेट माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द फाइनली द लोकस ऑफ द पॉइंट। नाउ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is if all the different permutations of the letters of the word sensor are written as in a dictionary, then find the rank of the word screen। क्लियरली नजर आ रहा है डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे केस में हम जो गिवन वर्ड है उसके अल्फाबेट्स को सबसे पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सेंसर वर्ड के लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा C, E, E क्योंकि दो बार है तो E एंड E, N, R एंड देन S। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लेटर्स लिखे ऑफ द गिवन वर्ड एंड देन नाउ वी कैन स्टार्ट प्रोसीडिंग। अब देखो हमारा टारगेट है, हमें रैंक फाइंड करना है स्क्रीन वर्ड का, तो हमें स्क्रीन वर्ड तक पहुंचना है। तो सबसे पहले ध्यान से अगर मैं इन सारे लेटर्स को अरेंज करता जाऊंगा तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनते जाएंगे और हमें उन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्लेस करना है। तो सबसे पहले जो वर्ड्स बनेंगे वो किस अल्फाबेट से बनेंगे? C अल्फाबेट से। तो पहला केस C से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? तो C को फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पे। वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 लेटर्स। तो जितने वेज में ये 5 लेटर्स हम अरेंज करेंगे इन 5 प्लेसेस पे टेकन ऑल एट अ टाइम, उतने ही वर्ड्स बनेंगे स्टार्टिंग विद C। तो C हमने फिक्स कर दिया, रिमेनिंग 5 लेटर्स को अरेंज करना है टेकन ऑल एट अ टाइम, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स जो है वो अलाइक हैं। तो ध्यान से अलाइक के केसेस में काउंटिंग करेंगे 5 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि दो अलाइक हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 2 टर्न्स आउट टू बी 60। तो 60 वर्ड्स बनेंगे स्टार्टिंग विद द लेटर C। नेक्स्ट जो वर्ड्स बनेंगे वो बनेंगे E से। तो E को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करा, तो रिमेनिंग 5 लेटर्स को अरेंज करना है। कौन से रिमेनिंग 5? C, E, N, R, S। अब ध्यान से ये जो 5 बचे हुए हैं इनमें से कोई भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो हम सीधा लिखेंगे ये 5 लेटर्स को अरेंज करने हैं, डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। कितने वेज में अरेंज होंगे? टेकन ऑल एट अ टाइम 5P5 एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 5 इज 0 फैक्टोरियल which turns out to be 120। तो 120 वर्ड्स बनेंगे स्टार्टिंग विद द लेटर E। अब आगे बढ़ते हैं, E के बाद नेक्स्ट जो वर्ड्स बनेंगे दे विल स्टार्ट विद द लेटर N। तो N से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बनेंगे? जितने डिफरेंट वेज में इन 5 अल्फाबेट्स को हम इन 5 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। अब फिर से नजर आ रहा है E दो बार आया, ध्यान से। तो इन 5 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 5 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि ये दो अलाइक हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये भी सिंप्लीफाई करा था तो ये बन जाएंगे 60। तो 60 वर्ड्स बन गए स्टार्टिंग विद द लेटर N। अब नेक्स्ट आया R। R से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? जितने वेज में बचे हुए 5 लेटर्स इन 5 प्लेसेस पे होंगे अरेंज। तो इन पांचों को अरेंज करने के कितने वेज हैं? अगेन E इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज अगेन 60। अब ध्यान से नेक्स्ट केस जो बनेगा 5th वन, दैट इज S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स।
अब एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड वर्ड है वो भी एस से ही स्टार्ट हो रहा है, तो एस को तो हमने कर दिया फिक्स, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड वर्ड भी तो स्क्रीन है, वो भी एस से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए एस यहां पे पक्का वाला फिक्स हो गया फर्स्ट प्लेस पे। अब हम वर्क करेंगे नेक्स्ट प्लेस के लिए, जैसे ये केसेस बना रहे थे वैसे ही हम अब सेकंड प्लेस के लिए वर्क करेंगे। फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू हो जाओ। सेकंड प्लेस पे हम क्या रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा सी, फिर से देखा रिक्वायर्ड वर्ड भी एस सी ही है, तो इसका मतलब सी जो है वो सेकंड प्लेस पे पक्का वाला फिक्स हो गया। अब हम थर्ड प्लेस के लिए आगे वर्क करेंगे। थर्ड प्लेस के लिए फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट हो जाओ। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा ई। अब ध्यान से, एस सी ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, उतने वर्ड्स बनेंगे जितने वेज में हम बचे हुए 3 लेटर्स को इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे। ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो तीनों को अरेंज करना है, टेकन ऑल एट अ टाइम 3p 3 वेज, दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 6। 6 वर्ड्स बनेंगे स्टार्टिंग विद एस सी ई। अब ध्यान से, नेक्स्ट एस पक्का फिक्स्ड है, सी पक्का फिक्स्ड है, थर्ड प्लेस पे ई के बाद नेक्स्ट आएगा एन। एस सी एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, जितने वेज में ये 3 लेटर्स यहां अरेंज होंगे। अब इनमें ई अलाइक है, तो ध्यान से 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट टर्न्स आउट टू बी 3। 3 वर्ड्स बनेंगे स्टार्टिंग विद एस सी एन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एस पक्का फिक्स्ड है, सी पक्का फिक्स्ड है, हम वर्क कर रहे हैं थर्ड प्लेस के लिए, एन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आर। अब रिक्वायर्ड वर्ड भी एस सी आर है, तो इसका मतलब थर्ड प्लेस पे आर जो है वो पक्का वाला फिक्स हो गया, तो आर को भी यहां से काट देते हैं। अब नेक्स्ट प्लेस जो आएगी फोर्थ प्लेस पे, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई, रिक्वायर्ड वर्ड में भी ई है, तो ये भी फिक्स हो गया। फिर अब हम वर्क करेंगे नेक्स्ट प्लेस के लिए, दैट इज फिफ्थ प्लेस, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर ई आया, फिर उसके बाद एन आया, एंड इनफैक्ट हमें जो रिक्वायर्ड वर्ड स्क्रीन चाहिए था वही जनरेट हो गया। तो इसका रैंक काउंट करना है। अब कितने वर्ड्स बन गए, 60 प्लस 120 दैट इज 180, 180 प्लस 60 दैट इज 240, 300, 306, 309, और उससे अगला वर्ड दैट इज 300, 10th वर्ड जो होगा दैट इज द रिक्वायर्ड वर्ड स्क्रीन। Now the second last question of paper 2 is, find the equation of the circle passing through the point 6, -1 and 2, 3 whose center lies on this line। तो सिचुएशन क्या है, कहता है सर्कल की इक्वेशन लिखनी है which is passing through the 2 points, one is 6, -1 and the other one is 2, 3 and center say this point is lying on the line whose equation is given to us, that is 2x plus 3y minus 1 equals to 0। मेरे को पता है सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को चाहिए 2 चीजें, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड द रेडियस। तो अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान लूं h, k और रेडियस अगर मैं सर्कल का मान लूं r, वी नो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल टर्न्स आउट टू बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कुल मिला के मेरे को 3 अननोन्स ढूंढने हैं, कौन से h, k एंड r। 3 अननोन्स मींस आई नीड 3 इक्वेशंस इन्वॉल्विंग h, k एंड r। वो 3 इक्वेशंस मैं कहां से लिखूं? पहली बात, सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -3 मींस ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो x की जगह पुट करा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 6 माइनस h होल स्क्वायर प्लस y की जगह पुट करा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर मैं इन स्क्वायर्स को ओपन करूंगा आई विल गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h प्लस 2k एंड द कांस्टेंट क्वांटिटी विल बी 37 इज इक्वल टू r स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर्स ओपन करेंगे, लाइक टर्म्स हम क्लब करेंगे, तो फाइनली वी विल गेट दिस इक्वेशन, और ये बन गया मेरे पास पहला रिलेशन इन्वॉल्विंग h, k एंड r। ऐसे ही मैं दूसरा रिलेशन भी लिख सकता हूं इजीली, सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑल्सो, ये भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो x की जगह पुट कर दिया, यहां पे x की जगह पे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दैट इज 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस
y की जगह पुट करा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जैसे ही मैं ये स्क्वायर्स ओपन करूंगा आई विल गेट एन इक्वेशन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k एंड द कांस्टेंट क्वांटिटी टर्न्स आउट टू बी 13 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक रिलेशन और मिल गया मेरे को एच के एंड आर, और जैसे ये दो रिलेशंस लिखे क्लियरली नजर आ रहा है इन दोनों इक्वेशंस में एच स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हैं सेम, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को कर देता हूं सब्ट्रैक्ट। तो एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर भी कट गया। फाइनली फ्रॉम हेयर वी विल गेट 8h, फ्रॉम हेयर वी विल गेट माइनस 8k, and from this condition we will get another relation that is minus 24 is equals to 0। और जैसे ही मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा आई विल गेट h माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो h और k में एक बहुत ही नाइस लीनियर रिलेशन मिल गया। अगर h और k में एक रिलेशन मेरे को और मिल जाए लीनियर रिलेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k, तो मैं सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियसली और मैं h और k की वैल्यूज बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूं। Now the question is how to find that relation in terms of h and k। अगर आप ध्यान दो h और k वो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो मैं x की जगह पुट कर देता हूं h, वी विल गेट 2h, y की जगह पुट कर दिया पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया h और k में एक और रिलेशन। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा I will get the values of h and k। h और k मिल गए मींस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब चाहिए मेरे को रेडियस, तो h और k की जो वैल्यूज आएंगी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वो मैं पुट करूंगा ईदर इन दिस रिलेशन और इन दिस रिलेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो जैसे ही मेरे को h, k एंड r मिल जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट इक्वेशन of the required circle। Finally, the last question of paper 2 is to find the number of permutations of the letters of the word possibility। In how many of these arrangements, first part is do all the vowels occur together। अब ध्यान से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं। क्यों? इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली आपको पहले क्वेश्चन का ही आंसर यहां पे देना है। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जब आप पॉसिबिलिटी वर्ड के लेटर्स को अरेंज करोगे? तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स उतने ही बनेंगे जितने डिफरेंट वेज में हम इन सबको अरेंज करेंगे। बट लेटर्स लिख लेते हैं एक बार, P O S आया 2 बार, I आया हमारे पास 3 बार, I, फिर आया B एंड देन L एंड देन T एंड देन Y। जब आप सारे लेटर्स लिख लेते हो एक बार दोबारा रीचेक कर लो क्या टोटल लेटर्स यहां जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहां मैच करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। अब हम इन सबको अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के लिए ध्यान रखना क्योंकि इनमें से 2 S जो हैं वो अलाइक हैं, I 3 है, दे आर अलाइक, तो रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट्स इज देयर, सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ permutations of the letters of the word possibility will be the number of ways in which we can arrange all these letters and they can be arranged in 11 factorial by, क्योंकि 2 S alike हैं divide by 2 factorial, और क्योंकि 3 I alike हैं तो divide by 3 factorial। और जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे we will get the final answer as 33,264,000 means 33,26,400 words बनेंगे by arranging the letters of the word possibility। अब आते हैं अगले पार्ट पे, कहता in how many of these arrangements, इतने सारे वर्ड्स में से ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें सारे वॉवल्स इकट्ठे एक साथ आ जाएं, सारे वॉवल्स इकट्ठे एक साथ, मीन्स O I
ये इकट्ठे आने चाहिए। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें सारे वॉवल्स इकट्ठे अक्कर हो जाएं? क्योंकि हमने वॉवल्स इकट्ठे रखने हैं तो मैं एक काम करता हूं, रस्सी लेके इन सारे वॉवल्स को टाई कर देता हूं। मतलब ये वॉवल्स कभी आपस में अलग होंगे ही नहीं, ओ एंड तीनों आई इकट्ठे ही रहेंगे। अब जो बचे हुए लेटर्स हैं वो कौन से हैं? पी, एस, एस, बी, एल, टी, वाई। अब ध्यान से, क्योंकि वॉवल्स हमने इकट्ठे रखने हैं तो मैं इस पूरे को सिंगल यूनिट मान के चलूंगा। कितने यूनिट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ध्यान से, उतने ही वर्ड्स बनेंगे जितने वेज में हम इन 8 बंडल्स को अरेंज करेंगे। तो इन 8 बंडल्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं? ध्यान से, क्योंकि 2s यहां भी अलाइक हैं, तो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2s आर अलाइक। और ध्यान से, इन तीनों को मत काउंट करना, बिकॉज इस पूरे को अभी हमने सिंगल यूनिट माना हुआ है। अब ध्यान से, ऐसे ऐसे जितने भी वर्ड्स बनेंगे, अगर मैं उनमें ओ आई 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 रखूं या आई ओ आई आई रखूं वॉवल्स, तो तब भी इकट्ठे ही रहेंगे। तो इसका मतलब इस यूनिट के अंदर ये चारों वॉवल्स आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं ना। तो इन चारों को आपस में अरेंज करने के कितने वेज हैं? 4 फैक्टोरियल बाय, क्योंकि 3 आई एक जैसे हैं तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। क्योंकि मेरे को ये सारे यूनिट्स भी अरेंज करने हैं और उन यूनिट्स के अंदर इन वॉवल्स को भी आपस में भी अरेंज करना है, तो दैट्स व्हाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। इतने वर्ड्स बनेंगे जिनमें वॉवल्स हमेशा इकट्ठे रहेंगे, और जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 80,640। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज कहता फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पॉसिबिलिटी। कहता इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स द वर्ड एंड्स विद ए वॉवल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पॉसिबिलिटी तो हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं। कहता उनमें से ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें एंड में क्या होगा? वॉवल होगा। तो हमें पता है टोटल 11 लेटर्स आर देयर। अगर हम एंड पे ओ रखेंगे तो जो बचे हुए लेटर्स हैं उसमें आएंगे 3 आई, और अगर मैं एंड में रखूंगा आई तो जो बचे हुए लेटर्स होंगे उनमें एक ओ इन्वॉल्व हो जाएगा और 2 आई इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो हम काउंटिंग करेंगे उनके नंबर ऑफ वेज में इफेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर लास्ट प्लेस पे वॉवल ओ रखा या आई रखा तो ये केसेस बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसीलिए मैं काउंटिंग भी केसेस बना के ही करूंगा। तो केस 1, वर्ड्स एंडिंग विद ओ, और दूसरा केस बन जाएगा वर्ड एंडिंग विद आई। तो हम सबसे पहले केस 1 की काउंटिंग कर लेते हैं। अगर वर्ड्स एंड होंगे ओ से तो एंडिंग में रहेगा ओ, फिक्स कर दिया। और जो बचे हुए लेटर्स हैं 10, वो कौन से हैं? पी, देन एस 2 बार है, आई 3 बार, and then B, then L, then T and Y। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमने ओ रखना है, तो लास्ट में ओ को रखने का सिर्फ एक ही वे है, फिक्स्ड है, ओ के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने केस ही यही बनाया, वर्ड्स एंडिंग विद ओ। तो बचे हुए 10 लेटर्स को अरेंज करने के कितने वेज हैं? ध्यान से, क्योंकि इसमें 2 एस अलाइक है, 3 आई अलाइक है, तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2s आर अलाइक एंड 3 आई आर अलाइक, दैट्स व्हाई डिवाइडिंग विद 3 फैक्टोरियल। और क्योंकि मेरे को सारे लेटर्स अरेंज करने हैं, ये 10 के 10 भी अरेंज करने हैं और लास्ट में ओ भी रखना है, दैट्स व्हाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल इस केस की काउंटिंग तो आ गई है। मीन्स इतने वर्ड्स बनेंगे एंडिंग विद द वॉवल ओ। अब हम करते हैं दूसरे केस की काउंटिंग, वर्ड्स एंडिंग विद आई। अगर लास्ट में आई रखना है तो एक आई तो मैंने रख दिया सेपरेट। अब बचे हुए लेटर्स कौन से हैं? लेट्स सी, पी, देन ओ, 2 एस,
देन आई, एक आई अलग करा हुआ है तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 आई, एंड देन बी, फिर एल, फिर टी, फिर वाई. लेट्स सी इस आई को छोड़ के जो बचे हुए 10 हैं, क्या हमने 10 पूरे लिख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लास्ट में हमने वॉवल रखना है आई, तो लास्ट में आई को रखने का सिर्फ एक ही वे है, क्योंकि आई ही रखना है और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. केस भी हमने यही कंसीडर करा है, वर्ड्स एंडिंग विद आई. अब जो बचे हुए 10 लेटर्स हैं इनको अरेंज करने के कितने वेज हैं? बिकॉज 2 आर अलाइक, 2 आई आर अलाइक, दैट्स व्हाई 10 फैक्टोरियल बाय 2s अलाइक हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 आई अलाइक हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. और क्योंकि मेरे को इन सबको अरेंज करना है, दैट्स व्हाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल आई विल गेट दिस एज द फाइनल आंसर फॉर द केस 2. अब ध्यान से, केस 1 एंड केस 2 ये दोनों केसेस साइमल्टेनियसली अक्कर नहीं हो सकते, बिकॉज यहां है वर्ड्स एंडिंग विद ओ, यहां है वर्ड्स एंडिंग विद आई. हाउ कैन दे अक्कर साइमल्टेनियसली? दैट्स व्हाई फाइनल आंसर के लिए वी हैव टू ऐड दीज टू क्वांटिटीज, और जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 12,09,600. तो इतने वर्ड्स बनेंगे एंडिंग विद द वॉवल. So with this, discussion of test 26 is over, and I hope you really enjoyed the discussion. If you want the more videos like this, do share this video with your friends and like this video also.